लेकिन मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सका। अचानक ही मैं वहशत ज़दा होकर उछल कर खड़ा हो गया। कोई पहाड़ था जो अचानक मेरे ऊपर आन गिरा था। ओ मेरे खुदा, वो पहाड़ नहीं, एक खौफनाक अजदहा था जो दरख्त की एक शाख से लिपटा अपना महीब जबड़ा खोले फला में इधर उधर सर मार रहा था। वो तो खैरियत गुजरी कि उसका वार खाली गया था, वरना उसके भयानक जबड़ों में मेरा सर होता। और उससे आगे मैं कुछ नहीं सोच सका, क्योंकि वो खौफनाक अजदहा दरख्त से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर मैंने अपनी कमर से लटका हुआ पिस्तौल निकाला और निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली अपने निशाने पर बैठी और अजदहे के सर के परखच्चे उड़ गए। मैंने अब इत्मीनान से अजदहे का जायजा लिया। उसकी लंबाई बिला मुबालगा 30 फुट से कम ना थी और जिस्म की मोटाई किसी छोटे मोटे दरख्त के तने से मशाका थी। मेरा यहाँ रुकना फजूल था, लिहाजा मैंने अजदहे को एक बार फिर नजर भर के देखा और आगे बढ़ गया। मेरे जहन में हल्का सा खाका बन रहा था, वाइट किस तरह फरार हुआ होगा। मैंने दिल ही दिल में उसका भी तयन कर लिया था, नैतिका की तरफ। यह भी अजीब इत्तेफाक था। टोबो के मशवरे पर मैंने यह सोचा था कि हीरो के वसूल के लिए नैतिका जाने की क्या जरूरत है। हीरे खां नैतिका से मिले या टोबो के जरिए, हीरे हीरे ही होते हैं। मुझे हीरे मिल चुके थे, लेकिन हीरो के साथ ही एक नई मुसीबत भी आ खड़ी हुई थी। वाइट का फरार मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। गो मैं चाहता तो उसकी तरफ से बेफिक्र भी रह सकता था, लेकिन ना जाने कि उसकी तरफ से लापरवाही बरतने का तसव्वुर मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। यह तो मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वाइट टोबो के कबीले को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो ना जाने कितने दिन से वहाँ कैद था। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि वाइट ने फरार होने के लिए आखिर कौन सा तरीका इख्तियार किया था। अचानक ही मेरे कदमों तले जमीन लरसने लगी। मैं अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया। ये जमीन क्यों हिल रही है? क्या क्या ज़लज़ला आने वाला है? मैंने सोचा। फिर मुझे वही मंजर याद आ गया जब हाथियों का एक वहशतनाक गिरोह हमारे काफिले पर चढ़ दौड़ा था। मेरे जिस्म का एक एक रुआं खड़ा हो गया। फिर उसी मुसीबत का सामना था। मैं लपक कर एक दरख्त पर चढ़ गया और दूरबीन लगाकर उस मुसीबत का पता लगाने की कोशिश की। मेरी आंखों ने जल्द ही अपनी मंजिल पा ली, लेकिन यह हाथियों का बदमस्त गिरोह नहीं था, बल्कि यह गेंडों का एक जोड़ा था जो सर झुकाए इसी दरख्त की तरफ भागा चला रहा था जहां मैं अपने आप को पत्तों में छुपाए बैठा था। गेंडे की तस्वीर मैंने अब तक सिर्फ किताबों में देखी थी, लेकिन आज हकीकत मेरे सामने थी। मैंने दूरबीन आंखों से हटा ली और उस मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार करने लगा। जमीन की लड़खड़ाहट मुझे दरख्त पर भी महसूस हो रही थी। मुझे ख्याल आया कि गेंडों का यह जोड़ा आखिर क्यों भाग रहा है। मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि गेंडा बड़ा कीना परवर जानवर होता है जो सब्जी पर गुजारा करता है, लेकिन आम अल्फाज में यूँ कह लीजिए तो उसके दिमाग की कोई रंग ढीली होती है जिसकी बिना पर वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। और तो और बाज़ औक़ात शेर तक पर अपने सींग आजमाने की कोशिश करता है। उसके खौफनाक सींगों से शेर भी खौफज़दा रहता है और हत्तुल इम्कान गेंडे का सामना करने से बचता है। मैंने एक बार फिर दूरबीन को आंखों से लगाया और उस शय को तलाश करने की कोशिश करने लगा जो गेंडों के जोड़े को भगा रही थी। मुझे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई और वो चीज़ नजर आ गई। यह एक जसीम स्याह रंग का हाथी था। इतना बड़ा हाथी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो अपनी लंबी सूंड आसमान की तरफ उठाए दीवानावार गेंडों के पीछे भाग रहा था। उसके सूंड के लहराने से यह अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो सख्त ऐश के आलम में है। गेंडे बड़ी घबराहट के आलम में अंधाधुंध भागे चले जा रहे थे। मैंने देखते ही देखते हाथी उनके बिल्कुल पास पहुंच गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और दो गोश्त के पहाड़ आपस में टकरा गए। हाथी ने एक गेंडे की पुश्त पर जोरदार टक्कर रसीद की थी। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि गेंडा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और कलाबाजी खा गया। दूसरा गेंडा अपने हमराही को उस मुसीबत से बचाने के लिए रुका नहीं। वो मेरी नज़रों के सामने भागता हुआ दरख्तों के एक झुंड में गायब हो गया। मैंने दूरबीन फोकस करके बदमस्त हाथी की तरफ देखा। गेंडा ज़मीन पर से उठने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने राह फरार इख्तियार नहीं की, बल्कि कोई चारा ना देखकर वो हाथी के मुकाबले पर डट गया। उसके नथनों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थीं। बदमस्त हाथी की सूंड फिजा में बेचैनी से लहरा रही थी। उसने एक जोरदार चंगाड़ मारी और तेजी से गेंडे की तरफ लपका। उसे बढ़ता देखकर गेंडा फुर्ती से पीछे की तरफ हटा। उसकी वहशतनाक फनकारों से पूरा जंगल गूंज रहा था। पीछे आने के बाद वो रेल के बेकाबू इंजन की मानंद हाथी की तरफ लपका। गेंडा अपने जोर में आगे बढ़ा। दूसरे ही लम्हे उसने हाथी के जिस्म में अपने खौफनाक नोकीले सींग पेवस्त कर दिए। हाथी की खौफनाक चिंगार से मेरे कान झंझना उठे। गेंडे ने इसी पर इत्तेफा न किया। वो एक बार फिर पीछे हटा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ हाथी से जा टकराया। अब की बार उसके सींग हाथी के पेट में उतर चुके थे। खौफनाक आवाज़ें निकालता हुआ हाथी बड़ी तकलीफ के आलम में था, लेकिन उसके बावजूद वो मुकाबले से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। गेंडा उसके जिस्म में से सींग निकालकर जैसे ही पीछे की तरफ हटा, हाथी ने आगे बढ़कर उसे एक शदीद टक्कर रसीद की। गेंडा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। हाथी जख्मों की शिद्दत से गजबनाक होकर बड़ी भयानक आवाज़ें निकालता हुआ आगे बढ़ा। गेंडा ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था कि हाथी उसके सर पर जा पहुंचा
और उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। हाथी के जिस्म से खून फव्वारों की तरह निकल रहा था। इर्द गिर्द की जमीन पर उसके खून से गोया सैलाब सा आ गया था। गेंडे को रौंदने के बाद वो फिर पलटा और गेंडे के जिस्म पर अपना भारी भरकम सतूननुमा पांव रख दिया। कुछ कर्कनाक आवाजें गेंडे के हलक से निकली, लेकिन हाथी उसे माफ करने पर तैयार नहीं था। वो बार बार उसको रौंदता रहा। खुद उसकी भी हालत बेहतर नहीं थी। मुसलसल खून बहने के सबब उसकी रफ्तार में सुस्ती पैदा हो गई। मुझे ये तवक्को न थी कि वो जिंदा रह सकेगा, और ऐसा ही हुआ। गेंडे के खत्म होते ही हाथी के कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गए और वो निढाल होकर गेंडे के मुर्दा जिस्म पर ढेर हो गया। मैंने दरख्त से फौरी तौर पर उतरना मुनासिब नहीं समझा। 10-15 मिनट मैंने इंतजार की कैफियत में गुजार दिए, और जब मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया कि दोनों लड़ाके खत्म हो चुके हैं, तो मैं दरख्त से उतरकर उन दोनों के मुर्दा जिस्मों के करीब पहुंच गया। हाथी तो खत्म हो चुका था, लेकिन गेंडे में अभी जिंदगी की कुछ चमक बाकी थी। ये मुमकिन था कि वो जिंदा रहता, लेकिन हाथी के गिरने से उसकी रही सही कुव्वत भी जवाब दे गई। मुझसे गेंडे की कर्बनाक हालत देखी न थी। मैंने राइफल उतारकर हाथ में ली और उसकी नाक गेंडे की पेशानी पर रखकर फायर कर दिया। अफ्रीका के असरार आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आ रहे थे। यहाँ का कानून सिर्फ और सिर्फ ताकत का था। जिसके पास ताकत है वही यहाँ कामयाब है, लेकिन ताकतवर होना ही काफी नहीं। 2 ताकतवर जानवरों का अंजाम मेरे सामने था। मैंने अपने जहन को मजीद भटकने से रोका और अपने सामान का जायजा लेकर अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। शाम होने पर मैंने अपना सफर सुबह तक के लिए मुलतवी करने का इरादा किया और रात गुजारने के लिए किसी मुनासिब और महफूज ठिकाने की तलाश में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। एक बात वाज़ेह थी, वो ये कि मैं किसी भी सूरत में जमीन पर रात नहीं गुजार सकता था। रात गुजारने के लिए सबसे महफूज वो बुलंद और बाला दरख्त थे जो मेरे अतराफ में इस्तादा थे। मैंने उनमें से एक बुलंद और घने दरख्त का इंतखाब किया। अपने जूते उतारकर मैं उस पर चढ़ने ही वाला था कि एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमका। अफ्रीका के पुरस्कार जंगलात के दरख्त मेरे लिए कौन से महफूज हैं? वो भी तो दरख्त ही था जिस पर से मुझ पर अजदहे ने वार करने की कोशिश की थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि यह ख्याल बर वक्त मेरे जहन में आ गया, वरना तो मैं खुद ही खतरे के मुंह में जा रहा था। मैंने दरख्त की घनी शाखों में किसी इम्कानी खतरे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दरख्त इतना घना था कि उसकी शाखों में किसी को देखना नामुमकिन था। मुझे फौरी तौर पर एक तदबीर सूझ गई। मैंने राइफल उतारकर उसका रुख दरख्त की तरफ किया और 2 फायर कर दिए। जंगल की फिजा में तूफान सा मंडाया। दरख्तों पर बसेरा करने वाले लातादाद परिंदे घबराकर फिजा में बुलंद हुए और बेतहाशा शोर मचाने लगे। फायरों का उसके अलावा और कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ। फिर भी मैंने एहतियातन 10-15 मिनट इंतजार किया, और जब कोई खास गड़बड़ सामने न आई तो मैं दरख्त पर चढ़ गया। कुल्हाड़ी की मदद से मैंने कुछ शाखें काटकर तो ऐसी शाखों पर आड़ी करके रख दी जिनका दरमियानी फासला कम था। कटी हुई शाखें रखने के बाद मैंने पत्ते तोड़कर उनके ऊपर अच्छी खासी तादाद में डाल दिए। मेरा बिस्तर तैयार था। सामान का थैला मैंने सरहाने रखा और लेट गया। फिर मुझे ख्याल आया कि दूरबीन से माहौल का जायजा लूं। चनाचा मैं उठकर बैठ गया और दूरबीन थैले से निकालकर आंखों से लगा ली, लेकिन मुझे जानवरों के गिरोहों के अलावा और कोई चीज़ दिखाई ना दी। तो मैंने मुतमईन होकर दूरबीन रखी और इत्मीनान से लेट गई। लेकिन सुकून मेरे नसीब में कहाँ था। मच्छरों का एक लश्कर मुझ पर हमलावर हो गया था। खुदा की पनाह, इतने मोटे मच्छर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उनकी भनभनाहट से ऐसा लग रहा था कि गोया पानी का तेज़ झरना किसी चट्टान पर गिर रहा था। लेकिन भला हो टोपों का, अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मच्छर मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। उसकी वाहिद वजह वो तेल थी जिसकी मालिश टोबों ने चलने से कबल मेरे जिस्म पर की थी। मच्छरों का यह तूफान बहुत देर तक मेरे गिर्द मंडलाता रहा, लेकिन अपनी सरतोड़ कोशिश के बावजूद वो मेरा खून चूसना तो दरकिनार मेरे जिस्म तक पर ना बैठ सके। आखिरकार ये लश्कर मायूस होकर दूसरी जगह कूच कर गया। मैंने उनके जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात का अंधेरा हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुका था। कुछ देर पहले का पुरशोर माहौल सन्नाटे में डूब गया था। अलबत्ता कहीं दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ उस सन्नाटे को कभी कभार मजरू कर देती थी। मुझे लेटे हुए अभी देर न गुजरी थी कि अचानक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। कोई ज़ीरो मेरे आसपास मौजूद था। मैंने आंखें खोली और अंधेरे में घूर घूर कर उस नादीदा शय को देखना चाहा, लेकिन मेरी आंखों में बिल्ली किसी खुसूसियत नहीं पाई जाती थी, इसीलिए मैं अपने मकसद में नाकाम रहा। अचानक किसी ने मेरे सिरहाने रखा हुआ थैला घसीट लिया। मैं जिन भूतों पर एतबार नहीं करता, लेकिन उस खौफनाक माहौल में मुझे जिन भूतों की हकीकत पर एतबार करना ही पड़ा। मारे खौफ के मेरा बदन पसीने से भीग गया। मैं फौरन उठकर बैठ गया। अचानक कोई चीज़ मुझसे टकराई। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथों से टटोलकर मुझे देखना चाहा हो। दहशत से मेरा बुरा हाल था। ना जाने मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ ही देर की मेहमान महसूस होने लगी। बौखलाहट में मुझे कुछ और न सूझा। मैंने कमर से बंधा हुआ पिस्तौल निकाला और अंदाजे से फायर कर दिया। एक करिया सी चीख सुनाई दी। फायर की आवाज़ से जंगल में हलचल सी बर्पा हो गई। अचानक मुझे ख्याल आया, एक टॉर्च भी तो मेरे थैले में थी।
लेकिन थैला ना जाने कहाँ था। मैंने अंधेरे में इधर उधर हाथ चलाए तो थैला मिल गया। मैंने टॉर्च तलाश की और बटन दबाकर उसे रोशन कर दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी में उस पुरस्कार हस्ती को तलाश किया। वो मुर्दा हालत में दरख्त के नीचे पड़ी थी। उसे देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से लाहौल का नारा निकला। वो कमबख्त एक बंदर था जो शायद मेरे सामान में खाने की कोई चीज़ तलाश कर रहा था कि मारा गया। मुझे कुछ देर पहले की अपनी बौखलाहट पर हंसी आती। मैं कुछ देर तक अपनी घबराहट का ख्याल कर करके दिल ही दिल में लुत्फानंदोज होता रहा और फिर मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। पता नहीं मुझे सोए हुए कितनी देर गुजरी थी कि अचानक शेर की खौफनाक धाड़ से मेरी आंख खुल गई। शेर नज़दीक ही मौजूद था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। शेर दोबारा धाड़ा। उसकी धाड़ में ना जाने क्या असर था कि एक लहजे के लिए मेरे सोचने समझने की कुव्वत जवाब दे गई। मेरा जहन वक्ती तौर पर मुअत्तल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दगरगो हालत को संभाला और दिल मजबूत करके बैठ गई। अपनी नज़रें मैंने अंधेरे में जमा दी। जल्दी मुझे शेर की पोजीशन मालूम हो गई। मेरे सामने कुछ फासले पर दो दहकते हुए अंगारे रोशन थे, जो जाहिर है शेर की आंखों के अलावा और कुछ ना थे। मैंने राइफल उठाकर निशाना लिया और संभल कर अपनी नज़रें उन अंगारों की तरफ जमा दी। दरख्त पर होने की वजह से मुझे वैसे तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। शेर दबे कदमों से चलता हुआ दरख्त के ऐन नीचे आकर खड़ा हो गया था। शायद उसने अपने शिकार की भूख पाली थी। वैसे तो मुझे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैं किसी किस्म की गफलत नहीं बरतना चाहता था। मैंने निशाना लेकर ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाना ही चाहा था कि फायर की आवाज़ से जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया। शेर बड़े खौफनाक अंदाज में धाड़ा था। मैंने हैरत से अपनी राइफल की तरफ देखा, लेकिन यह फायर मेरी राइफल से नहीं हुआ था। मेरे कुछ सोचने से कबल दूसरा फायर हुआ। शेर बदस्तूर धाड़ रहा था, लेकिन दूसरे फायर के साथ ही उसकी आवाज़ रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। मारे हैरत के मेरा बुरा हाल था। आखिर इस जंगल में मेरे अलावा और कौन शख्स मौजूद था? अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि इस तारीख जंगल में सफ़र करने वाला मैं वाहिद आदमी हूँ, लेकिन अब मेरी यह खुशफहमी रफा हो चुकी थी। इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई आदमी मौजूद था, लेकिन वो कौन है उसके बारे में मैं बिल्कुल नाइल्म था। जो जो मैं सोचता गया, दिमाग भूल भुलैयों में उलझता चला गया। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, शायद वाइट भी मेरे आसपास ही मौजूद है। उसके अलावा और किसी शख्स का जंगल में क्या काम? मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वाइट मेरे आसपास ही मौजूद है और मैं उसे तलाश करने से कासिर हूँ। यह इसरार मेरे लिए चैलेंज बन गया। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरा दिल चाह रहा था कि दरख्त से उतरूं और हर उस जगह पर फायरिंग शुरू कर दूं जहाँ जहाँ वाइट के होने का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा दूसरी सूरत कोई नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और रात गुजरने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। बिला आखिर सुबह के आसार नमूदार हुए। मेरे बदन में नई चुस्ती और फुर्ती थी और मैं बदबख्त वाइट को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार था। सुबह का मंजर इंतहाई दिलकश था, लेकिन मैं उस मंजर से लुत्फानंदोज होने की पोजीशन में नहीं था। मैंने फौरी तौर पर दरख्त से उतरना मुनासिब नहीं समझा। मुझे शुबा था कि अगर मैं दरख्त से उतरा तो वाइट की नज़रों में आ जाऊंगा। चनाचा मैं इत्मीनान से दरख्त पर बैठा रहा, लेकिन मेरी नज़रों में करार ना था। दूरबीन मेरी आंखों से लगी हुई थी और मैं एक एक झाड़ी को अपनी नज़रों से खंगाल रहा था। मैं बहुत देर तक वाइट को तलाश करता रहा, लेकिन मेरी नज़रें उसे पाने में नाकाम रहीं। दरख्त से उतरना मेरे लिए बहुत खतरनाक था। वाइट पता नहीं कहाँ से राइफल हासिल करने में कामयाब हो गया था। मुझे यही खदशा था कि अगर मैं दरख्त पर से उतरा तो वाइट, जो यही कहीं छुपा हुआ है, बिला ताखिर अपनी गोली का मुझे निशाना बना डालेगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन थी। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से इस मुसीबत से ओहदा बरा होने की तदबीरें सोच रहा था। सोच विचार के बाद मैंने एक चाल चलने का फैसला कर लिया। दरख्त पर बैठे बैठे मैंने दोनों हाथों का हल्का बनाया और अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखा, वाइट, मैंने तुम्हें देख लिया है। अपनी राइफल फेंक दो और फौरन बाहर निकल आओ। तुम्हें सोचने और फैसला करने के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं। 2 मिनट गुजरने के बाद मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। मेरी आवाज़ हवा के दोष पर फैलती चली गई। मुझे मुकम्मल यकीन था कि वाइट बौखलाकर अपनी कमीनगाह से निकल आएगा। मैंने राइफल उठाकर अपनी गोद में रख ली और दूरबीन की मदद से अपनी आवाज़ का रद्द-ए-अमल देखने लगा। लेकिन वाइट बेहद चालाक था। 2 मिनट दरकिनार 4 मिनट गुजर गए और मुझे अपनी तदबीर फेल होती नजर आने लगी। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने राइफल उठाई और हर उस झाड़ी की तरफ एक एक फायर झोंक दिया जहां मुझे वाइट की मौजूदगी का शुबा था। झाड़ियों में हलचल रूनुमा ना हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे 5 फायर आएगा गए हैं। क्यों अपने कारतूस ज़ाया कर रहे हो चीफ? मुझे अपने अक़ब से तोबों की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने पलटकर पीछे देखा तो वो मेरे ही दरख्त की एक शाख पर बैठा दांत निकाले मुझे देख रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी आंखों पर एतबार न आया।
टोबो की मौजूदगी मुझे ख्वाब महसूस हो रही थी, इसे दिन में देखा जा रहा था। क्यों मास्टर, क्या मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए बड़ी हैरत का बायस बनी है यहाँ पर? बेहद। मुझे गुमान तक नहीं था कि तुम यहाँ होगे। भला टोबो, तुम्हें उस मनहूस सफेद की तलाश में अकेला यहाँ तक आसानी के साथ आने देता क्या? मैं अपनी हैरत पर काबू पा चुका था। बात साफ जाहिर थी कि टोबो मेरा ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। उसके जज्बे का एहसास करके मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। तो टोबो गोया तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे? यस मास्टर। कमाल है, मैं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ही नहीं कर पाया। टोबो की मौजूदगी का पता चलाना इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है आज का दिन हम इसी दरख्त पर गुजार दें। टोबो ने मुझे उकसाया। तुम्हारे साथ की खुशी में तो ये कुछ कम नहीं, अगर तुम कहो तो। मैंने जवाब दिया, उतरे, यहाँ बैठकर क्या करना है? टोबो ने कहा और धम से जमीन पर कूद गया। मैं कूदने में उसकी तकलीफ नहीं कर सकता था, लिहाजा बड़े आराम से दरख्त के साथ उतरा और टोबो के बराबर खड़ा हो गया। टोबो पुरतजस्सुस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। क्या बात है टोबो? कुछ नहीं मास्टर। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, आखिर तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि अब हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए। तो क्या अब तक मैं गलत रास्ते पर चल रहा था? नहीं, तुम आए तो ठीक हो, लेकिन अब हमारा इस रास्ते पर सफर जारी रखना फिलहाल मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे यहाँ से आसार नहीं दिखाई देते जिनसे जाहिर हो कि वाइट यहाँ से गुजरा है। तो क्या वो किसी दूसरे रास्ते पर से गुजरा होगा? यकीनन। तो फिर तुम भी मशवरा दो कि हम अपना सफ़र किस सिमत में शुरू करें। मास्टर, पहले मैं इधर उधर घूमकर ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि वाइट ने फरार होने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया है, पर तुम ये किस तरह मालूम करोगे? तुम बस देखते जाओ। टोबो ने भी जंगलों की फिजाओं को फरामोश नहीं किया। मेरी आंखें यकीनन उस रास्ते की निशानदेही कर सकती हैं जिस पर से किसी के कदम गुजरे हों। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ हमसे पहले किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। मेरा दिल और तजुर्बा ये चीख चीख कर बता रहा है। तब तो गोया यहाँ आकर मैंने वक्त ज़ाया किया। कोई बात नहीं मास्टर, अफ्रीका का हर खित्ता अपने अंदर एक नई कहानी रखता है। यहाँ का जो भी इलाका देख लिया जाए वो एक यादगार की हैसियत रखता है। अब चले यहाँ से, आओ। पर किस तरफ? अफ्रीका तुम्हारे लिए अजनबी है, मेरे लिए नहीं। बस चलते आओ। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इस सहरा आज़म में अकेले नहीं हो। मैं टोबो के साथ चल पड़ा। वाकई बड़ा फ़र्क था। टोबो पर मुझे मुकम्मल एतमाद था, और कोई काबिल एतमाद शख्स मददगार हो तो इंसान खुद को किसी कदर हल्का महसूस करने लगता है। अब जैसे मेरा सारा बोझ टोबो ने संभाल लिया था। टोबो और मैं सफ़र करते रहे और फिर शाम हो गई जब टोबो रुक गया। उसकी नाक कुछ सूंघ रही थी। फिर उसने चारों तरफ चूहे की तरह नाक चलाते हुए गर्दन घुमाई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ बढ़ने लगा। टोबो ने मुझे कुछ नहीं बताया था। उसकी तेज़ निगाहें शाम के अंधेरों में कुछ तलाश कर रही थी और फिर वह एक जगह रुक गया जहाँ जली हुई राख पर ढेर पड़ा था। उससे थोड़े फासले पर गोश्त की नुची हुई हड्डियाँ भी मौजूद थीं। वो किसी छोटे जानवर की हड्डियाँ थीं। क्या ख्याल है मास्टर? मुमकिन है, मुमकिन नहीं। यकीनन वाइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? कमाल है मास्टर, जंगल के लोग गोश्त इतने एहतमाम से नहीं खाते। ये खरगोश की हड्डियाँ हैं। साफ जाहिर है कि वाइट यहाँ रुका और ये ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी बताता हूँ मास्टर, टोबो ने कहा और फिर वो राख को रेतने लगा। चंद लम्हों के बाद राख से एक नन्ही सी चिंगारी झांकी और सर्द हो गई। शाम हो गई है मास्टर, और हम कह नहीं सकते कि वाइट को हमारे ताक़ुब का इल्म है या नहीं। अगर उसे इल्म हो गया तो वो वहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाने की कोशिश करेगा और रात के अंधेरे में हम उसे आसानी से तलाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि यहीं कहीं क़याम किया जाए। दिन की रोशनी में हम बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। ओके टोबो, मैं तुमसे मुत्तफ़िक़ हूँ। हम आँख भी रोशन नहीं करेंगे, कहीं वो होशियार ना हो जाए। ठीक है। अब टोबो ने एक मुनासिब जगह तलाश कर ली। कौन से इंतजाम थे हमारे पास? बेसरो सामानी किसी कैफियत थी। चुनाचा क़याम के लिए एहतमाम क्या होता। अलबत्ता टोबो मुझसे ज़्यादा होशियार था। उसने खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया था जो इस वक्त काम आ गया, वरना भूखा रहना पड़ता। खाने के बाद हम आराम करने के लिए लेट गए। टोबो ने रात के लिए किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।